हेलो फ्रेंड्स, आज हम ABM मॉड्यूल बी का यूनिट 16 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा एस्टिमेशन। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे इंट्रोडक्शन से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं और आप देखते हैं दोनों साइड से, लेफ्ट साइड राइट साइड, की कोई कार आ रही है या कोई बाइक कुछ भी आ रहा हो, तो आप उसका स्पीड देखते हैं, कितनी तेज़ स्पीड से वो आ रहा है और आप किस स्पीड से चलने वाले हैं, और आपके और वो जो रोड आप क्रॉस कर रहे हो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि हाँ, हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए उस कार या उस बाइक के जाने का, और तब हम रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है। तो ये एस्टिमेट हम डेली लाइफ में बहुत जगह पे एस्टिमेट करते हैं। हम लोग अंदाजा, जैसे कहते हैं ना, अंदाजे से इतना होगा। जैसे आप लोग कोई कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे, मान लीजिए आप सब्जी खरीद रहे हैं, तो आप आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ, ये हाफ के जी इतना, इसका वेट हाफ के जी के आसपास होगा। मतलब हर चीज़ आप एस्टिमेट करते हैं, आइडिया लगाते हैं। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले इसमें क्या है। एवरीवन मेक्स एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाना, हर कोई एस्टिमेट करता है। व्हेन यू आर रेडी टू क्रॉस अ स्ट्रीट, जब आप रोड क्रॉस करने जा रहे हैं, यू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ एनी कार दैट इज अप्रोचिंग। तो आप देखते हैं कि सामने से जो कार आ रही है आपके लेफ्ट साइड या राइट साइड से, उसकी स्पीड आप देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड कार, और आप कार से कितना दूर है उसका डिस्टेंस देखते हैं। एंड योर ऑन स्पीड, कि आपकी कितनी स्पीड है, कार की कितनी स्पीड है। हैविंग मेड दिस क्विक एस्टिमेट, और ऐसा नहीं कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये हमें सेकंड्स पे करना होता है। तो ये क्विक एस्टिमेट हम करते हैं। यू डिसाइड वेदर टू वेट, वॉक और रन। इसी हिसाब से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या वॉक करके रोड क्रॉस करनी है, या आप रन करके जाएंगे। ठीक है, रन करना ये सिक्योर नहीं है, बट जस्ट इसमें बोला है कि ऐसा भी करते हैं लोग एस्टिमेट के लिए। क्रेडिट मैनेजर्स एस्टिमेट वेदर ए बोरोवर विल एवेंचुअली पे हिज ड्यू। जो क्रेडिट मैनेजर्स होता है तो वो क्या एस्टिमेट करता है, बोरोवर्स की क्रेडिट हिस्ट्री, सिविल, इन सबको देख के आइडिया लगाता है कि बोरोवर पे करेगा नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स, प्रोस्पेक्टिव ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि हो सकता है, चांसेस हैं। अगर उसका सिविल स्कोर सब अच्छा रहा, बाकी सब चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरी की, और बैंक के टर्म्स और कंडीशन को मानेगा, तो वो होम बायर बन जाएगा। प्रॉस्पेक्टिव मतलब जो इंटरेस्टेड है, 100% नहीं बोल सकते, कुछ उसका सिविल में इशू है या कुछ और इशू है जिसकी उसको लोन ना भी दिया जा सके, तो इसलिए 100% नहीं होता, पर हाँ वो इच्छुक है, वो रेडी है होम लोन लेने के लिए, उसी को बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव होम लोन बायर्स मेक एस्टिमेट कंसर्निंग द बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो जो बायर है वो भी एस्टिमेट करता है, वो इंटरेस्ट रेट देखता है कि मॉर्गेज मार्केट में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उस हिसाब से वो एस्टिमेट करता है कि उसको लेना है नहीं लेना घर के लिए लोन। ऑल दीज पीपल मेक एस्टिमेट बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, आउटलुक फॉर फ्यूचर। तो ये जो एस्टिमेट किया जाता है उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो भी उसमें वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एस्टिमेट करते हैं, और आउटलुक फॉर फ्यूचर में वो क्या सोचते हैं, उन दोनों की चीज़ों के हिसाब से वो अपना एस्टिमेट करते हैं। स्टैटिकल इन्फ्लुएंस एज ए ब्रांच ऑफ, तो जो स्टैटिकल इन्फ्लुएंस है वो स्टैटिक का ब्रांच है, जिसमें कंसर्न किया जाता है किसके बारे में, जिसमें प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट लगाया जाता है टू डील विद अनसर्टेनिटी इन डिसीजन। तो जो डिसीजन मेकिंग में अनसर्टेनिटी है उसमें प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। कहाँ स्टैटिकल इन्फ्लुएंस में ऐसा होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। वो कैसा करते हैं, वो भी एस्टिमेट यूज़ करते हैं। वी शैल बी मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन सैम्पल्स। तो आपने सैम्पल ले लिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से आपने पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आइडिया लगाया। ऐसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए एक क्लास है, 10th क्लास है मान लीजिए, और आप जानना चाहते हैं कि बच्चे कितने, उनका मैथ्स कितना अच्छा है, उनका इंग्लिश कितना अच्छा है। तो आपने पूरी क्लास, मान लीजिए पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपने पूरी क्लास के 40 बच्चों को ना लेके आपने रैंडमली 4 या 5 बच्चों को ले लिया। ठीक है, और उनसे आपने कुछ, अगर आप उनका मैथ्स आइडिया लगाना चाहते हैं, उनका मैथ्स कैसा है या उनका इंग्लिश आप देखना चाहते हैं कि कैसा है, तो आपने 4 या 5 बच्चों से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए या मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपने जो इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे हैं 4-5 बच्चों से, मान लीजिए उन्होंने आपके सभी मैथ्स के क्वेश्चन के 5 के 5 बच्चों ने सही आंसर्स किए, तो इससे आपने एस्टिमेट लगा लिया कि हाँ, पूरी क्लास मैथ्स में अच्छी है। और इंग्लिश की अगर आप बात करते हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस पूछे और वो बच्चे नहीं अच्छे से आंसर कर पाए, या उन्होंने गलत आपको आंसर किया है, या 1 या 2 ने ही सही आंसर किया है, बाकी 3 ने आपका इंग्लिश वाले क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, तो इससे आप क्या एस्टिमेट लगाएंगे कि पूरी क्लास का इंग्लिश अच्छा नहीं है। तो वही इसमें बोल रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सैम्पल्स की, उसी के लिए हम आइडिया लगाते हैं कि वही पॉपुलेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सैम्पल मतलब 40 बच्चों में से आपने 5 बच्चे लिए, तो 5 बच्चों के सैम्पल, और 40 बच्चों की क्लास है तो होगी पॉपुलेशन। हाउ डू मैनेजर्स यूज सैम्पल स्टैटिक्स टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। ये जो मैनेजर्स है कैसे सैम्पल स्टैटिक्स को यूज़ करते हैं पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को जानने के लिए। मतलब अब पूरी पॉपुलेशन को, जैसे अगर हमसे बोले कि ठीक है, फिर तो आप, अगर आप सच में रियल, अगर आप बिल्कुल सही रिजल्ट जानना चाहते हैं कि क्लास मैथ्स में अच्छी है या फिर इंग्लिश में थोड़ी सी वीक है, तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, 40 के 40 बच्चों से मैथ्स के क्वेश्चन पूछिए, फिर 40 के 40 बच्चों से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछिए। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि हर बच्चे से एक एक क्वेश्चन पुटअप किया जाए। ठीक है, और यहाँ तो सिर्फ 40 बच्चे हो तो फिर भी पॉसिबल है। कई बार हमें पूरा लाखों करोड़ों लोगों का डेटा रहता है और उसके हिसाब से हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेट को ले लिया, यूपी स्टेट ले लिया या कोई बिहार स्टेट, किसी एक स्टेट को लेके बोला कि यहाँ के लोगों का मैथ्स अच्छा है,
तो क्या आप यूपी के हर बच्चों से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे? इतने ज़्यादा वहाँ बच्चों की पॉपुलेशन है करोड़ों में, तो क्या आप वो कर सकते हैं? वो रियल में पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, ये 40 बच्चों को आपको एग्जाम्पल दिया, ये पॉसिबल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में हो जाएगा अगर आप कोई टेस्ट भी कराते हैं। पर जहाँ पे करोड़ों में पॉपुलेशन है वहाँ पे नहीं पॉसिबल हो पाता, तो इसीलिए वहाँ पे एस्टिमेट और सैम्पल लेके ही हमें आइडिया लगाना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अगर आप लाखों करोड़ों के लिए करना चाहेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सैम्पल लेके उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसे ही बोला है कि टू एस्टिमेट, यही मैनेजर्स यूज़ करते हैं सैम्पल स्टैटिक्स। मतलब सैम्पल स्टैटिक्स मतलब कैसे आप पॉपुलेशन से सैम्पल को ले रहे हैं। द डिपार्टमेंट हेड अटेम्प्ट टू एस्टिमेट एनरोलमेंट नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द करंट इन्वॉल्वमेंट इन द सेम कोर्स। डिपार्टमेंट हेड है, मान लीजिए आपका कॉलेज है, वो जानना चाहते हैं कि अभी कितने इनरोलमेंट हुए, मतलब कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, और वो एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि अगले साल कितने इनरोलमेंट होंगे। द क्रेडिट मैनेजर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द क्रेडिट बर्डन। तो ये जो डिपार्टमेंट हेड वो क्या जानना चाहेगा, वो ये जानना चाहेगा कि इस साल जितनी इनरोलमेंट हुई है अगले साल कितनी होगी, उसके लिए वो एस्टिमेट करता है। ऐसे क्रेडिट मैनेजर किसके लिए एस्टिमेट करता है, ही अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो जो पास्ट पेमेंट हैबिट्स रहा कस्टमर का, तो उससे वो एस्टिमेट करता है कि क्रेडिट वर्दिनेस कितनी होगी। क्रेडिट वर्दिनेस मतलब कितना आसानी से अपना EMI सब पे करेंगे, उसको बोला जाता है क्रेडिट वर्दिनेस। द होम लोन बायर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द फ्यूचर कोर्स ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑब्जर्विंग द करंट। जो होम लोन बायर है वो क्या एस्टिमेट करता है, वो ये देखता है कि फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट रेट हो सकता है, अभी का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको देख के। इन ईच केस somebody is trying to infer something about a population from information taken from it। इन सभी केसेस में जो 4-5 एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे पढ़े लाइन से, कि डिपार्टमेंट हेड का या क्रेडिट मैनेजर का या होम लोन बायर का, तो इसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिली कि सबके सब क्या कर रहे हैं, सैम्पल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और पॉपुलेशन के लिए वो इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं, पॉपुलेशन का आइडिया लगा रहे हैं कि हाँ एज ए होल ऐसा ही होगा। वी विल डिस्कस अ मेथड दैट इनेबल अस टू एस्टिमेट द। तो हम मेथड्स देखेंगे कि कैसे रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ पॉपुलेशन प्रपोर्शंस होता है और पॉपुलेशन मीन होता है। ये सब अभी आपका आने वाले पेज में हम देखेंगे। टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रपोर्शंस और एग्जैक्ट मीन वुड बी इम्पॉसिबल। अगर आप बिल्कुल रियल मतलब बिल्कुल करेक्ट मीन और अगर आप प्रपोर्शन जानना चाहते हैं तो इम्पॉसिबल ही है। इवन सो वी विल बी एबल टू मेक एन एस्टिमेट। पर हम क्या कर सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं, मेक अ स्टेटमेंट अबाउट द एरर दैट विल प्रोबेबल, और हम बता भी सकते हैं कि इतना एरर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। एंड इम्प्लीमेंट सम कंट्रोल टू अवॉइड एज मच ऑफ एरर, और कुछ कंट्रोल मेजर्स कर सकते हैं ताकि जितने ज़्यादा एरर है उसको हम कंट्रोल कर सकें। एज डिसीजन मेकर वी विल बी फोर्स एट टाइम्स टू रिलाई ऑन ब्लाइंड हंचेस, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे हैं तो हमें कुछ ब्लाइंड हंचेस पे डिपेंड होना पड़ता है। येट इन अनदर सिचुएशंस इन विच इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एंड वी अप्लाई स्टैटिकल कंसेप्ट वी कैन डू बेटर दैन दैट। तो जहाँ पे हम स्टैटिकल कंसेप्ट लगा रहे थे वहाँ पे इससे बेटर कर सकते हैं। अभी एस्टिमेट के बारे में यहाँ पे थ्योरी में फिर दिया। एक और बात, इस वाले चैप्टर में से आप थ्योरी में से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, थ्योरी में से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वही ज़्यादा आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट, जेड वैल्यूज़, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको थ्योरी भी मालूम होना चाहिए, तो इसीलिए हम थ्योरी को भी थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं। एस्टिमेट 2 तरह से होता है। पॉपुलेशन का आप एस्टिमेट करें 2 तरह से होगा, एक तो होगा पॉइंट एस्टिमेट और दूसरा होगा इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट के ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया वो हम देखेंगे, और इंटरवल एस्टिमेट के ऊपर भी न्यूमेरिकल दिया वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। ए पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, सिंगल नंबर दैट इज यूज टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉइंट एस्टिमेट में सिर्फ एक वैल्यू बताई जाएगी, जैसे मान लीजिए पॉइंट एस्टिमेट में बताया जाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि आपने ये जो डिपार्टमेंट हेड वाला था ना, मान लीजिए आपने डेटा देखा और डेटा देख के आपने बोला कि इस साल मान लीजिए हुई है 300 बच्चों ने एडमिशन लिया है, जैसे एग्जांपल। उससे पिछले साल मान लीजिए 200 ने लिया था, और उससे पिछले साल 250 ने, उससे पहले साल 150 ने, ये लास्ट 4 साल का आपने डेटा दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसका मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकालते हैं, चारों को ऐड कर लीजिए, और ऐड करके कितने हैं, ये 4 ही है ना, 4 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ और डिवाइड बाय जितने वो हैं, एंड वही होता है मीन। तो 300 में आप 200 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 500। 250 में 150 ऐड करोगे कितना आएगा, 400। तो 500 और 400 क्या होता है, 900, ठीक है। तो सम कितना आ गया, 900 डिवाइडेड बाई 4। 900 को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो कितना आएगा, 225। कितना आया, 225। तो ये 225 क्या हो गया, ये आपका मीन हो गया। तो ये एक हमने वैल्यू बताई कि हाँ अगले साल 225 की एनरोलमेंट हो सकती है, ये हो गया आपको पॉइंट एस्टिमेट। मतलब उसमें एक वैल्यू बताई जाती है। लेकिन अगर मैंने 225 के बदले बोला कि 200 से लेकर 300 के बीच में बच्चों की एनरोलमेंट होगी, तो उसको बोला जाएगा इंटरवल एस्टिमेट, ठीक है। तो पॉइंट में एक पर्टिकुलर वैल्यू बताई जाएगी, इंटरवल में एक रेंज बताया जाएगा कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में हो सकता है, वही लिखा है। पॉइंट एस्टिमेट मतलब एक हम फिक्स वैल्यू बताएंगे, और इंटरवल एस्टिमेट में क्या होगा, एक रेंज बताएंगे। जैसे मैंने बोला 200 से 300 के बीच में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं। इंटरवल में एक लोअर पॉइंट होता है, अपर पॉइंट होता है, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मूले है, वो सब हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट किया जाता है।
किसने बोला है पॉइंट एस्टिमेट इज ए सिंगल नंबर दैट इज यूज टू एस्टिमेट अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। तो पॉइंट एस्टिमेट क्या होगा, एक नंबर होगा सिंगल, 225 एक सिंगल नंबर है, और अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, तो उससे आप क्या करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर डिसाइड करते हैं। इफ़ वॉचिंग ए क्रिकेट टीम ऑन द फील्ड यू से वाई आई बेट यू विल गेट 350, अगर मान लीजिए क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आपने बोला 350 रन बनेंगे, यानी आपने एक पॉइंट एस्टिमेट किया। और डिपार्टमेंट हेड वुड मेक एन एस्टिमेट, अगर डिपार्टमेंट हेड ने बोला कि अपने करंट डेटा को देख के लगता है कि अगले साल 350 स्टूडेंट्स इनरोलमेंट करेंगे, तो वो क्या है, वो भी एक पॉइंट एस्टिमेट है, क्योंकि इसमें हमने एक पर्टिकुलर नंबर बताया, कोई रेंज नहीं बताई है। जो पर्टिकुलर नंबर है वही होता है हमारा पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट इज इनसफिशिएंट बिकॉज इट इज अदर। तो पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, इनसफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि या तो ये बिल्कुल सही होगा या बिल्कुल गलत होगा, या ये राइट होगा या रॉन्ग होगा। इसीलिए इफ़ यू टोल दैट ओनली हर पॉइंट एस्टिमेट ऑफ इनरोलिंग इज रॉन्ग, यू डोंट नो हाउ रॉन्ग। मान लीजिए आपने बोला कि किसी ने एस्टिमेट किया कि हाँ 350 बच्चे 350 स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर इनरोलमेंट लेंगे, तो किसी ने बोला नहीं गलत है, उसका पॉइंट एस्टिमेट रॉन्ग है। अब आप पूछोगे कि कैसे रॉन्ग है, कितना रॉन्ग है। यू कैन नॉट बी सर्टेन ऑफ द रिलेबिलिटी, मतलब जो एस्टिमेट की रिलेबिलिटी उसके लिए आप सर्टेन नहीं है। इफ़ यू लर्न दैट इट इज़ ऑफ बाय 10, अगर मान लीजिए अगले साल आपने देखा कि सिर्फ ऑफ बाय 10 स्टूडेंट्स, मतलब 10 स्टूडेंट्स कम आए, 350 का हमने एस्टिमेट किया, मान लीजिए 3 से 40 लोगों ने एस्टिमेट जो है एनरोलमेंट लिया नेक्स्ट ईयर, तो ये हो गया ऑफ बाय 10 पॉइंट, सिर्फ 10 स्टूडेंट का ही आपने गलत डेटा बताया। यू वुड एक्सेप्ट 350 स्टूडेंट एज ए गुस, तो इस केस में अगर आपने सिर्फ 10 स्टूडेंट ऑफ, मतलब 10 स्टूडेंट का डेटा ही गलत बताया और बाकी 350 जो आपने बोला जो कि सिर्फ 10 ही कम है, 340 के आसपास इनरोलमेंट ले लिया, तो ये एक अच्छा बता सकते हैं कि हाँ आपने अच्छा एस्टिमेट किया था 350 और उसके बहुत ही क्लोज है, 10 ही बच्चों ने कम लिया, पर फिर भी हाँ इसको एक अच्छा एस्टिमेट बोलेंगे। बट इफ़ द एस्टिमेट इज़ ऑफ बाय 90 स्टूडेंट्स, लेकिन ये 90 स्टूडेंट्स का गैप पड़ गया, आपने 350 बताया, 350 माइनस 90 या 350 प्लस 90, इतना ज़्यादा गैप हो गया। ये 10 में भी वही है, 350 माइनस 10 और 350 प्लस 10, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने बताया 350 बच्चे अगले साल एडमिशन लेंगे, ये ऑफ बाय 10 हो गया, तो 10 से मान लीजिए कम हो गया या 10 से ज़्यादा हो गया, तो 10 से कम हो गया तो 340, 10 से ज़्यादा हो गया तो 360। ठीक है, आपने 350 का एस्टिमेट किया, 340 और 360 हो गया, तो ये एक्सेप्टेबल है, इसको बोलेंगे गुड एस्टिमेट, ये आपने अच्छा एस्टिमेट किया है। फिर रॉन्ग एस्टिमेट कब होगा, जब इट इज़ ऑफ बाय 90 स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने बोला था 350, लेकिन माइनस 90 या प्लस 90 इतने ज़्यादा लोगों ने इनरोलमेंट ले ली। 350 में से आप 90 को माइनस कीजिए, कितना होता है 260। ठीक है, आपने बोला था 350 लोग इनरोलमेंट लेंगे, लेकिन सिर्फ 260 लोगों ने लिया, या 350 प्लस 90 इतने ज़्यादा लोगों ने लिया, तो आपकी एस्टिमेट क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा गैप बता दिया, आपने जो आपकी जो वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर है रियलिटी से, इसलिए अगर 90 ऑफ होगा तो उस केस में उसको बोलेंगे रॉन्ग एस्टिमेट। वो यहाँ पे लिखा है कि अगर ऑफ बाय 90 स्टूडेंट्स होगा यू वुड रिजेक्ट इट इज़ ए एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर, तो आपकी बात रिजेक्ट कर ली जाएगी, आपने जो 250 किया था तो वो जो एस्टिमेट है वो रॉन्ग हो जाएगा। Therefore, a point estimate is much more useful if it is accompanied by an estimator of error। तो ये बहुत ही यूज़फुल तभी होगा जब आप उसका जो एरर है उसको भी समझोगे कि कितना इसमें एरर आ रहा है। और दूसरी ये पॉइंट एस्टिमेट का तो यहाँ पे हमने डिटेल भी देख लिया कि कब एक्सेप्ट करेंगे उसकी वैल्यू को और कब रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगले में बोला है ये एग्जाम्पल्स, ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ 10 ही स्टूडेंट 10 का ही गैप है तभी ये अच्छा होगा या 90 का, ये जिस एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने एक नंबर ऐसे ही आपको बताया। ऐसे अगला आता है आपका इंटरनल एस्टिमेट, ये क्या है, इन दिस रेंज ऑफ वैल्यू यूज टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो इसमें प्रॉपर आपको रेंज बताई जाएगी, जैसे मैंने बोला ना 200 से 300 एक रेंज होगी, उसी को बोला जाता है इंटरवल एस्टिमेट। तो रेंज ऑफ वैल्यूज होगी, इट इंडिकेट द एरर इन 2 वेज, तो इसमें 2 तरह से एरर होगा, बाय द एक्सटेंट ऑफ इट्स रेंज एंड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू पॉपुलेशन लेइंग विद इन। तो क्या रेंज और जो ट्रू पॉपुलेशन है किस रेंज में लाई करती है। इन दिस केस द डिपार्टमेंट हेड वुड से समथिंग लाइक दिस, तो इसमें जो डिपार्टमेंट हेड है वो एस्टिमेट करेगा कि जो नेक्स्ट ईयर में इनरोलमेंट होगी वो 330 से लेकर 380 के बीच में होगी। ठीक है, तो 350 नहीं बोलेगा, बोलेगा कि 330 से लेकर 380 के बीच में, तो एक इन्होंने इंटरवल दे दिया कि हाँ इस इंटरवल के बीच में क्या हो सकता है, इनरोलमेंट हो सकती है, किसमें 330 से लेकर 380 के बीच में। तो इस तरह से इनरोलमेंट के बारे में किसने बताया, डिपार्टमेंट हेड ने बताया, तो वो हो गया हमारा इंटरवल। इट इज़ लाइकली दैट द एग्जैक्ट इनरोलमेंट विल, तो बहुत चांसेस है कि इसके बीच में लाई कर सकता है। शी हैज़ अ बेटर आइडिया ऑफ रिलेबिलिटी, तो अगर इसके बीच में लाई करेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ अच्छा रिलायबल है उसका एस्टिमेट। इफ़ द कोर्स इज टॉट इन सेक्शंस ऑफ 100 स्टूडेंट ईच, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स में आप कोर्स को पढ़ा रहे हैं, एंड इफ़ शी हैज़ शेड्यूल्ड 5 सेक्शंस, और ऐसा करके अपने 5 सेक्शंस बनाए, देन ऑन द बेसिस ऑफ हर एस्टिमेट शी कैन नाउ कैंसिल वन ऑफ द सेक्शंस ऑन ऑफर एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो अपने एस्टिमेट के हिसाब से वो एक सेक्शन को कैंसिल कर सकती है 5 में से, और उसके बाद इलेक्टिव जो है उनको वो ऑफर कर सकती है। ये बस आपको ऐसे एग्जांपल के दिया है कि इसमें एक्जैक्टली है क्या। तो इंटरवल पॉइंट में मेन चीज़ क्या है, पॉइंट में एक वैल्यू बताई जाएगी और इंटरवल में एक रेंज बताया जाएगा।
अगला आता है एस्टिमेटर्स एंड एस्टिमेट। एस्टिमेटर्स क्या होता है? अ सैम्पल स्टैटिक्स दैट इज यूज टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो जो सैम्पल स्टैटिक्स जिसको आप यूज़ कर रहे हैं पॉपुलेशन पैरामीटर जानने के लिए, उसको बोला जाता है एस्टिमेटर। द सैम्पल मीन, जो कि हमने एक्स बार बोला है, कैन बी एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो सैम्पल मीन आप कैलकुलेट करोगे, सैम्पल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है सैम्पल का मीन, जो कि मेरे एग्जांपल में ये था, ये जो हमने मीन सॉल्व किया था ना 225, तो ये सैम्पल लेके 4 सैम्पल लेके उसका मीन था एक्स बार, और सैम्पल का मीन हो गया एक्स बार और पॉपुलेशन का मीन हो गया म्यू, इस साइन। ठीक है, तो सैम्पल मीन जो है पॉपुलेशन के मीन को बताएगा। द सैम्पल मीन एक्स बार कैन बी एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू एंड द सैम्पल प्रोपोर्शन कैन बी एन एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन। तो सैम्पल जो प्रोपोर्शन है वही आपका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होगा। अभी सैम्पल प्रोपोर्शन क्या है ये आपका एक बता रखा है यहाँ पे, यहाँ देखिए सैम्पल प्रोपोर्शन, ये हम देखेंगे भी थोड़ी देर में, नेक्स्ट पेज में, ये पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शंस, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। तो सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन बताता है और सैम्पल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन बताता है। वी कैन ऑल्सो यूज़ द सैम्पल रेंज। तो जो सैम्पल का रेंज है उसको हम एस्टिमेट के लिए यूज़ करेंगे पॉपुलेशन के रेंज की। When we have observed a specific numerical value of our estimate we can call, तो हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई अपने एस्टिमेटर की, तो उसको हम बोलेंगे एस्टिमेट है ये। इन अदर वर्ड्स एन एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के साथ हम एक वैल्यू बताते हैं, वो उसका एस्टिमेट ही होता है। वी फॉर्म एन एस्टिमेट बाय टेकिंग ए सैम्पल। हम एस्टिमेट कैसे बनाते हैं? हम पहले सैम्पल लेते हैं एंड कंप्यूटिंग द वैल्यू टेकन बाय एस्टिमेटर इन द सैम्पल। सपोज वी कैलकुलेट द मीन ऑडोमीटर रीडिंग माइलेज फ्रॉम ए सैम्पल ऑफ यूज टैक्सीज एंड फाइन। मान लीजिए जो टैक्सी है उसका हमने रेंज बताना, माइलेज बतानी, तो 98,000 माइल्स हम ले रहे हैं। इफ़ यू यूज़ दिस स्पेसिफिक वैल्यू टू एस्टिमेट द माइलेज फॉर ए होल फ्लीट ऑफ यूज टैक्सीज। तो हम कुछ सैम्पल ले रहे हैं और उसका हमने बोला कि 98,000 माइलेज है, और उसी वाली वैल्यू को लेके हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो पूरी की पूरी जो यूज टैक्सीज है, मतलब सैम्पल की नहीं सारी की सारी जो टैक्सीज है उसका भी 98,000 माइल्स ही एस्टिमेट रहेगा। तो ये हमने पॉपुलेशन सैम्पल का डेटा लेके एस्टिमेट किया पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, तो एस्टिमेट और एस्टिमेट वही हो गया कि कैसे आप वैल्यूज़ लेके उसको एस्टिमेट कर रहे हैं और उसको आप पॉपुलेशन के लिए ही बता रहे हैं। जैसे अगर सैम्पल का आपने मीन निकाला तो पॉपुलेशन का मीन हो जाएगा, सैम्पल का प्रोपोर्शन तो पॉपुलेशन का हो जाएगा, सैम्पल का रेंज है तो पॉपुलेशन की हो जाएगी। तो इस तरह से बोला है। क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर्स, तो बोला कि सम स्टैटिक्स आर बेटर देन अदर्स। तो कुछ स्टैटिक्स को मालूम है कि किस हिसाब से सैम्पल लेना है। फॉर्चुनेटली वी कैन एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टैटिक्स एज एन एस्टिमेटर्स बाय यूजिंग। तो 4 क्राइटेरिया रहेंगे अगर आपको सैम्पल चूज़ करना है किसी पॉपुलेशन से। पहला होगा अनबायस। अनबायस मतलब किसी टाइप का भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दिस इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी फॉर ए गुड एस्टिमेटर टू हैव। अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हो तो बिल्कुल अनबायस तरह से आपको सैम्पल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। द टर्म अनबायस, अभी अनबायस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट ए सैम्पल मीन इज अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन बिकॉज द मीन ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन्स। तो वही बोल रहा है कि जो सैम्पल का मीन है वही हमारे पॉपुलेशन का भी मीन होगा। वी से दैट द स्टैटिकल इज अ अनबायस एस्टिमेटर्स इफ ऑन एवरेज इट टेंड्स टू अज्यूम वैल्यू दैट आर अबव द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड एज फ्रीक्वेंटली एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इट टेंड टू अज्यूम सेम। तो जो भी आप सैम्पल की वैल्यू ले रहे हैं वही आपको पॉपुलेशन के लिए अज्यूम करना पड़ेगा, वही हो गया हमारा अनबायस। दूसरा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या बोला है? अनदर डिजायरेबल प्रॉपर्टी। अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हो तो आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा। किस तरह से एफिशिएंसी की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। एफिशिएंसी रेफर्स टू द साइज ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिक्स। मतलब कितना एफिशिएंट है, जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है स्टैटिक्स का वो उसका कितना स्टैंडर्ड एरर का कितना साइज है, क्या वैल्यू है उसकी। if we compare two static from a sample of the same size and try to decide which is more। मान लीजिए आपने सैम्पल सेम साइज का लिया और 2 अलग अलग स्टैटिक्स है और आप जानना चाहते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है इसमें से। वी वुड पिक अप द स्टैटिक दैट हैज़ अ स्मॉल, तो जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन या ये बोलिए जिसका कम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मतलब जिसमें एफिशिएंट किसको बोला जाएगा? जिसमें गलतियाँ कम हो। जैसे बोलते हैं काम में बहुत एफिशिएंट है, मतलब ये गलतियाँ नहीं करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो एफिशिएंट भी ये एस्टिमेट में भी एफिशिएंसी का वही डेफिनेशन है कि कितना कम एरर के साथ बताया गया है। तो जिसका स्टैंडर्ड एरर कम आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, उसको अच्छा एस्टिमेटर माना जाएगा। ठीक है, और बोला है कि इफ़ यू एस्टिमेट एक सैम्पल मीन लिया और उसका हमने स्टैंडर्ड एरर निकाला जो कि 1.05 आया, और फिर एक दूसरा सैम्पल मीडियन लिया जिसका 1.6 आया, तो हम क्या बोलेंगे? वी वुड से दैट द सैम्पल मीन इज़ मोर एफिशिएंट देन पॉपुलेशन मीन। तो जो सैम्पल मीन है वो ज़्यादा एफिशिएंट है बिकॉज इस स्टैंडर्ड एरर इस, क्योंकि जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर जो कि मीडियन आया वो 1.6 है और सैम्पल का 1.05 है, तो सैम्पल का कम है, तो ये सैम्पल वाला जो मीन है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो ज़्यादा एफिशिएंसी का मतलब यही हो गया कि उसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम होगा। तीसरा तरीका क्या है? ये आपका थ्योरी का लास्ट ही टॉपिक है, इसके बाद हमारा डायरेक्ट पॉइंट एस्टिमेट का न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो थ्योरी में आपका इतना ही है। ये 2 टॉपिक और ये 2 और देख लेते हैं। और वही बोला है इट मेक सेंस, ये बात समझदारी वाली लगती है, दैट एन एस्टिमेटर विद अ स्मॉल स्टैंडर्ड एरर, कि कम एरर वाले जो आपने एस्टिमेट किया है विल हैव मोर चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एस्टिमेट नियरेस्ट टू द पॉपुलेशन। तो जो आपने सैम्पल का कम एरर वाला लेके एस्टिमेट किया तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन के ज़्यादा क्लोज एस्टिमेट करेगा
अंडर कंसिडरेशन। तो जितनी कम गलतियाँ होगी तो मतलब सैम्पल में आप सैम्पल का जो आपने एस्टिमेट किया उसमें जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसमें जितनी ज़्यादा कम गलतियाँ होगी तो उससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है उसके उतने क्लोज होगा, और वो जो डेटा पॉपुलेशन से हमें मिलता है वही डेटा हमें सैम्पल से मिलेगा। तो जितना कम स्टैंडर्ड एरर है वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट बोला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? स्टैटिक इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कब बोला जाएगा? इफ़ as the sample size increase it become almost certain that the value of static, जैसे जैसे सैम्पल का साइज आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो वैल्यू आएगी स्टैटिक्स की, इट कम्स क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। तो जितने ज़्यादा सैम्पल लेंगे उतना आपको करेक्ट डेटा मिलेगा, ये इसमें बोल रहा है। तो वो होगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जैसे जैसे आप सैम्पल का साइज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये बात का सर्टेनिटी हो जाएगा कि जो स्टैटिक्स का वैल्यू आएगा वो किसका आएगा? जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके बराबर आएगा। पॉपुलेशन पैरामीटर में क्या होता है? मीन, मीडियन, मोड, ये सब होते हैं। तो पॉपुलेशन जितना ज़्यादा सैम्पल लेते जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि क्लास में 40 बच्चे थे, आपने 5 बच्चों से मैथ से क्वेश्चन पूछे, तो 5 से अच्छा है कि आप 10 से पूछिए, 15 से पूछिए, 20 से। तो जैसे जैसे आप सैम्पल साइज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो पॉपुलेशन मतलब 40 के 40 बच्चों से जो आप पूछते और आपने 15 या 10 बच्चों से पूछा, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, आपके जो पैरामीटर्स है पॉपुलेशन, आपके जो सैम्पल पैरामीटर है वो पॉपुलेशन के क्लोज आते जाएंगे। जो सैम्पल के स्टैटिक्स है वो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज आते जाएंगे। ठीक है, सैम्पल स्टैटिक्स क्या? सैम्पल का मीन, मीडियन, और जितना ज़्यादा आपने सैम्पल का साइज बढ़ाया वो वैल्यू किसके क्लोज आती जाएगी? वो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज आती जाएगी। वो होगा कंसिस्टेंसी। इट बिकम्स मोर रिलायबल विद लार्ज सैम्पल। तो ज़्यादा सैम्पल के साथ ज़्यादा रिलायबल होगा। So if you are wondering whether to increase the sample size to get more information about a population, find out first whether your static is consistent. तो अगर आप मान लीजिए आप सैम्पल साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके स्टैटिक्स है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, कंसिस्टेंसी उसमें है या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप जो भी सैम्पल साइज बढ़ा रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी वो हो रही है नहीं हो रही है, यानी कि सैम्पल के साइज बढ़ने से क्या आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स के नज़दीक उसके क्लोज पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, उसकी जो वैल्यू है उसके नज़दीक पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे। इफ़ इट इज़ नॉट सो यू विल वेस्ट टाइम एंड मनी बाय टेकिंग। तो इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट कर रहे हैं एस्टिमेट करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी मतलब सैम्पल का साइज ही बढ़ाइए और इस हिसाब से बढ़ाइए कि उसका जो वैल्यू है, सैम्पल के जो स्टैटिक्स की वैल्यू है मीन, मीडियम, मोड, उसकी वैल्यू जो पॉपुलेशन पैरामीटर मीन, मीडियम, उसके क्लोज आती जाए जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़े। इसका मतलब आप सही सैम्पल सेलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, ये मतलब इसका हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी। लास्ट आपका होता है सफिशिएंसी। इसका क्या मतलब हुआ? एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ इट मेक सो मच यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द सैम्पल। मतलब सैम्पल की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपने लिया, दैट नो अदर एस्टिमेटर्स कुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सैम्पल एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। कि आपने मतलब सफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आपने एस्टिमेटर को सफिशिएंट तब बोला जाएगा जो आपने इन्फॉर्मेशन ली है सैम्पल में से, दैट नो अदर एस्टिमेटर कुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सैम्पल एडिशनल। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन ली उसके अलावा कोई दूसरा एस्टिमेटर उसमें से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना एक्सट्रैक्ट कर पाए अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग एस्टिमेट। तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं, आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है सैम्पल में से, और कोई किसी और एस्टिमेटर को वो सैम्पल दोगे तो उसके लिए कुछ एडिशनल ना रह जाए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना रह जाए। मतलब आपने जो मेन चीज़ें वो आपने उसमें से ले ली। जैसे मान लीजिए आपको मिट्टी में क्या दिया, मिट्टी में कुछ आपको स्टोन्स, कुछ अच्छे अच्छे पत्थर आपको सेलेक्ट करने हैं, और एक बर्तन में, बड़े से बर्तन को मिट्टी दी, तो आपने सारे मेन जो स्टोन्स थे, जो प्रेशियस स्टोन थे, वो सब उसमें से निकाल दिए। किसी और को आप वो बर्तन दोगे, बोलोगे कि देखो कि कुछ छूट ना गया हो, तो दूसरा पर्सन देखेगा उसको, मिट्टी के बर्तन को, उसको कुछ उसमें एक भी स्टोन नहीं दिखेगा, क्योंकि जो भी मेन चीज़ें थी, स्टोन्स थे, वो पहले वाले ने निकाल लिए। तो वो होता है सफिशिएंसी। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, किसी और को अगर आप बोलोगे तो वो कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, किसी और के लिए कुछ बच ही नहीं जाएगा, आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी उसमें से ले ली है। तो वो होता है सफिशिएंसी। वही इसमें बोला है कि नो अदर एस्टिमेटर को एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, तो जो सैम्पल है उसमें से कोई दूसरा कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग। तो जो पॉपुलेशन पैरामीटर जिसको आप एस्टिमेट कर रहे हैं, कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन वो दूसरा पर्सन नहीं ले पाएगा, वो होता है सफिशिएंसी। तो यही 4 मेन पॉइंट है। अनबायस होना चाहिए, दूसरा एफिशिएंसी होनी चाहिए, प्रॉपर एफिशिएंट रहे, और तीसरा बोला है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और चौथा बोला है कि सफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी में आपका 1 नंबर का पूछ भी सकते हैं। अब हमारा आता है पॉइंट एस्टिमेट। तो अब आपका क्या बचा है, ये देखिए, हमने 2 देखा था ना, कि जो एस्टिमेट है ये पॉइंट एस्टिमेट होता है और इंटरवल। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, इसका हमने काफ़ी डिटेल थ्योरी सब देख लिया। अब हम मेन चीज़ पर आ गए जो कि आपका न्यूमेरिकल है, पॉइंट एस्टिमेट। ये न्यूमेरिकल जो आपको दिया है यहाँ पे, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस का 2 आपको दे रखा है यहाँ पे। ये 2 हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, और फिर ठीक है, पहले इसको शुरू करते हैं। इसमें बोला क्या, पॉइंट एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, ये देखिए। तो सैम्पल मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉपुलेशन मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अनबाइस होगा, हमने पहले देखा था, कंसिस्टेंसी होगा, एफिशिएंट होगा, और एज लॉन्ग एज द सैम्पल इज सफिशिएंट है और एफिशिएंट है। सारे जो चारों पॉइंट्स है वो सारे के सारे हैं
इट्स सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी, तो वो जो उसका सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर होगा। नॉर्मल मतलब पॉपुलेशन से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही होगा। एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ से देखिए, लेट अस लुक एट मेडिकल सप्लाईज कंपनी दैट प्रोड्यूस डिस्पोजेबल हाइपोडर्मेटिक सिरिंज। तो डिस्पोजेबल सिरिंज बना रही है मेडिकल सप्लाईज कंपनी है। ईच सिरिंज इज रैप्ड इन स्टेरलाइज, तो जो सिरिंज है उसको स्टेरलाइज पैकेट में, स्टेरलाइज होता है जिसको सभी के सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सबसे फ्री किया जाए। जैसे आप डिटॉल यूज़ करते हो तो आप स्टेरलाइज करते हो, तो उस तरह से जो पैकेज है वो स्टेरलाइज है। तो अगर आप ओपन करके एक काउंट करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्टेरलाइज है उसका यूज़ नहीं रह जाएगा। एंड जम्बल पैक इन ए लार्ज कार्टरी कार्टन, तो आपने क्या किया कि वो स्टेरलाइज पैक में आपने हर सिरिंज को रैप किया है और उसके बाद उन सबको एक बड़े कार्टन में रखा है। जम्बल पैकिंग कॉज द कार्टन्स टू कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ सिरिंज, तो आपने जम्बल पैकिंग की है और उससे क्या हो रहा है कि अलग अलग सिरिंज है, अलग अलग कार्टन। बिकॉज द सिरिंज आर सोल्ड ऑन पर यूनिट, लेकिन जो सिरिंज को आप बेच रहे हैं वो पर यूनिट में, मतलब एक सिरिंज के लिए इतना पैसा लगेगा उस हिसाब से बेच रहे हैं। द कंपनी नीड्स एन एस्टिमेट्स ऑफ द नंबर ऑफ सिरिंज पर कार्टन फॉर बिलिंग। अब कंपनी जानना चाहती है कि उनको बिलिंग करना है तो कैसे वो डिसाइड करें, एक एक को निकाल के कैलकुलेट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया कि वी हैव टेकन सैम्पल ऑफ 35 कार्टन एट रैंडम। तो हमारे मान लीजिए आपने ट्रक में पूरे सारे कार्टन रखे, मान लीजिए 1000 कार्टन के बॉक्सेस है, तो आपने उसमें से 35 कार्टन ले लिए एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ सिरिंज इन ईच कार्टन, और उसमें से आपने 35 में से कितने कार्टन हैं, सॉरी कितने कार्टन में कितनी सीरीज उसको आपने रिकॉर्ड करना शुरू किया। ये देखिए, ये 35 कार्टन का डेटा, पहले वाला जो कार्टन है उसमें 101 सीरीज है, दूसरे में 105 है, तीसरे में 97 है। ऐसे करके सभी जो है 35 काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 5 ही हो गए। ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, 5 है और ये 7 है, तो 5 मल्टीप्लाई 7, तो टोटल 35 कार्टन का डेटा दिया हुआ। तो पहले वाले कार्टन में 101 है और 35वें कार्टन में 99 सीरीज है, ठीक है। और आपने देखा कि सभी कार्टन्स में जो है बराबर सिरिंज भी नहीं है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, क्योंकि सब में बराबर तो बहुत आसानी से उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको एस्टिमेट करने की, पर किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, किस में 98 है, किस में 93 है, किस में 106 107 110 110 100 103, इस हिसाब से 114, मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा नंबर यही है 114, ठीक है। तो हर कार्टन में अलग अलग सिरिंज है। अब कैसे पता करें कि कितना, हम क्या माने, मान लीजिए 1000 या 1 लाख कार्टन बेचे जा रहे हैं, तो अब 1 लाख कार्टन में क्या बताएं कि कितनी सिरिंज है, किस कार्टन में क्या वैल्यू मानी चाहिए। तो आप क्या कीजिए, आप इसका मीन निकालिए। मीन कैसे निकालेंगे, सभी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, किन सभी को, 101 प्लस 105 प्लस 97 प्लस 93 प्लस 114 प्लस 103, ऐसे करके सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे। मतलब इन 35 की 35 जो सिरिंज है, इन 35 बॉक्स में जो सिरिंज आई है उनका नंबर भी दिया है 100 99, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो जब सभी वैल्यूज़ को आप ऐड करते हैं, जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स क्या है, ये वैल्यूज़ है जो आपके कार्टन्स में दी गई है, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ सिरिंज, और ये आपको गिवन है कि कितनी नंबर, सॉरी वैल्यूज़ नहीं, नंबर्स ऑफ सिरिंज की कितनी सिरिंज है। तो पहले कार्टन में 101 105, तो आपको करना क्या है, 101 प्लस 105 प्लस 97 प्लस 93, ऐसे करते करते लास्ट तक जाना है 100 प्लस 99। तो सारे के सारे 35 के 35 सिरिंज को ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, सॉरी 35 के 35 कार्टन में जो सीरीज थी उन नंबर्स को ऐड कर देना है, तो वो आ जाएगा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन मतलब कितने कार्टन है, कितने कार्टन आपके पास, ऐसे करके आपने देखा 35 कार्टन है, तो 35 कार्टन और इतनी उसमें सीरीज है। अब करना कि आपको सभी को ऐड करना पड़ेगा, इन सभी को आप ऐड कीजिए, 101 105 सभी को ऐड करके मिलेगा 3570। अगर आपके पास कैलकुलेटर तो आप ऐड करके देख सकते हैं, 3570 आएगा डिवाइडेड बाई 35। तो जब 35 को 3570, जब आप 3570 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 102। तो ये आ गया 102, मीन आ गया हमारे सैंपल का मीन, जिसको हमने एक्स मीन बोला। तो हम अपने पॉपुलेशन का मीन जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी हम 102 ही बोलेंगे। सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन ही होगा, वही तो हमारा पहला था ना, अनबाइस, मतलब जो हमारा सैंपल का मीन है उसको हम पॉपुलेशन का कंसिडर करेंगे। तो वही हो गया कि 3570 बाई 35, 102 सीरीज, मतलब वो जो पहला था अनबाइस उसमें बोला था कि सैंपल और पॉपुलेशन में कोई भेदभाव नहीं है, जो आपका सैंपल का मीन रहेगा वही पॉपुलेशन का मीन रहेगा। तो सैंपल का मीन हमारा 102 आया, तो इसी को हम अपना पॉपुलेशन मीन जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी 102 ही आएगा, वही देखिए वही लिखा है। तो सैंपल मीन को हमने एस्टिमेटर किया था, पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन भी 102 ही होगा पर कार्टन। तो हम मानेंगे, मान लीजिए 1 लाख ऐसे 1 लाख डिब्बे 1 लाख कार्टन बेचे गए, तो हम मान लेंगे कि हर कार्टन में 102 सिरिंज है, तो 102 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो जितना वैल्यू आएगा, मतलब 102 सिरिंज मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो एक सिरिंज के लिए मान लीजिए आपने 2 रुपये 5 रुपये डिसाइड किया, तो एक सिरिंज के 2 रुपये, तो 102 सिरिंज के कितने हो जाएंगे, 102 सिरिंज के हो जाएंगे 4 रुपये, सॉरी 102 सिरिंज के हो जाएंगे 204 रुपये। तो 204 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो उतने रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 लाख कार्टन है और एक कार्टन में 102 सिरिंज है, ऐसा हमने मान लिया। कैसे मान लिया, क्योंकि हमारे सैंपल का मीन यही था, तो पॉपुलेशन का भी वही होगा।
और एक सिरिंज का कॉस्ट है 2 रुपये, तो 102 सिरिंज का कॉस्ट कितना होगा 204, 204 मल्टीप्लाई में 1 लाख। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया, बुक में आपको कहीं पे नहीं लिखा कि एक सिरिंज की कॉस्ट 2 रुपये या 1 लाख कार्टन है। इन्होंने बस वैल्यू बताई कि सैंपल का मीन 102 है तो पॉपुलेशन का मीन भी 102 है। तो हम मान के चलेंगे जैसे हमने जो सैंपल लिया किसी में 101 105 अलग अलग है ना, तो हम मान के चलेंगे कि जो हर कार्टन है हर कार्टन में 102 सिरिंज होगी और उसके हिसाब से हम बिलिंग करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो भी 102 सिरिंज आ जाएगा पर कार्टन, मतलब एक कार्टन में 102 सिरिंज होगी। द मैन्युफैक्चर प्राइस ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज इज क्वाइट स्मॉल अबाउट ₹2। ये मैंने खुद से एस्टिमेट किया, मैंने रीड नहीं किया, पर यहाँ पे भी वही सेम लिखा हुआ कि 2 रुपये का उन्होंने आइडिया लगा लिया कि 2 रुपये का एक सिरिंज का कॉस्ट है। सो बोथ द बायर एंड सेलर वुड एक्सेप्ट द यूज़ ऑफ दिस पॉइंट एस्टिमेट फॉर बिलिंग। तो वो मान लेंगे ठीक है 102 हो गया और 2 रुपये का एक सिरिंज है, एक सिरिंज की कॉस्ट 2 रुपये, तो 102 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 204 रुपये आपको एक कार्टन के लिए पे करने पड़ेंगे। दोनों के दोनों जो बायर और सेलर है दोनों इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं उस पॉइंट एस्टिमेट के लिए, बिलिंग के लिए। एंड मैन्युफैक्चरर्स कैन सेव द टाइम एंड एक्सपेंस ऑफ काउंटिंग ईच सिरिंज दैट गो। तो इससे मैन्युफैक्चरर है उसका भी बहुत टाइम बचेगा कि हर एक सिरिंज को आप काउंट कर रहे हैं और फिर आप कार्टन में ऐड कर रहे हैं। मान लीजिए 1 लाख 2 लाख जहाँ पे बहुत ही लार्जेस्ट नंबर में जो है बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो दोनों के लिए टाइम सेविंग है, टाइम सेव है तो मनी सेव, वो उसी समय इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, इस हिसाब से उनका बिलिंग साइकिल कंप्लीट होता है। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आएगा। पॉइंट एस्टिमेट इसमें कुछ नहीं, बस आपको मीन निकालना और वही इसमें बोला है। दूसरा पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। इसमें क्या बोला है, सपोज द मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज, तो इसका मैनेजमेंट वांट्स टू एस्टिमेट द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पैकेज। वो जानना चाहते हैं कि कितना स्टैंडर्ड एरर है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रियलिटी में और जो हमने मतलब हमने 102 बोला ना, 102 रियलिटी में कितना एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वो जानना चाहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमने जो सैंपल का डेटा बताया है, सैंपल के लिए हमने बोला 102, तो वही चीज़ हमें पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्ट करनी पड़ी 102, पर ये रियल तो नहीं है, तो हमने एक एस्टिमेट किया, ये तो एस्टिमेटर है। तो जानना चाह रहे हैं कि जो सैंपल का हमने मीन बताया, सैंपल की जो वैल्यू बताई है, जो पॉपुलेशन की वैल्यू बताई, उसमें कितना वेरिएशन है, जिसको वेरिएंस बोला जाता है, या डेविएशन बोलिए, कितना डेविएशन है। डेविएशन मतलब रियलिटी से वो चीज़ कितनी दूर गई है। मतलब मान लीजिए मैंने आपके लिए एस्टिमेट किया आपके मार्क्स आएंगे 60 पर आपके आगे 70 मार्क्स, तो 10 ऐसे डेविएशन हो गया, 10 मार्क्स का डेविएशन। तो डेविएशन मतलब जितना आपने एस्टिमेट किया और रियलिटी में जितना, उसमें जो डिफरेंस है वही होता है डेविएशन। ठीक है, तो वही बोला कि डेविएशन जाना चाहते हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है एस और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वी कैलकुलेट द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो 16.2 की टेबल दी है, ये टेबल कहीं से नहीं, यही वाली टेबल है, सेम इसी को लिखा हुआ है 135 की जो वैल्यू से। तो जो टेबल दी है एंड डिस्कवर दैट इट इज़ 6.01 सिरिंज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे इसमें आया, ये इसमें बोला गया। देखिए हम एस इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। कैसे किया देखो, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू क्या, एक्स जो हमें डेटा गिवन होता है, क्या वैल्यू क्या डेटा हमें गिवन है। देखिए सभी के सभी कार्टन में जो सिरिंज है वो डेटा दिया है। पहले वाले कार्टन में 101 105 97 93 114 103 100 ऐसे करके सारी वैल्यूज में गिवन है। तो हम इन सारी वैल्यूज को लिख लेंगे 101 105 करके सब वैल्यूज हम लिखते चलेंगे। लास्ट में क्या आएगा 99 100 99। ठीक है, तो 35 की 35 वैल्यू हमने लिख ली है। अगला काम क्या करना है, हमें ये जो एस है इसका फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। पॉइंट एस्टिमेट के लिए हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। सो फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अगर आप सैंपल वेरिएंस एस कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। द रिजल्ट वुड हैव सम बेस, अगर जैसे बोला ना अनबेस्ड डेटा और बेस्ड डेटा, सो अगर कुछ बेस्ड बाइस डेटा होगा तो आपको n यूज़ करना है। अगर वो अनबाइस्ड डेटा होगा अनबेस्ड तो उसमें आपको n-1 यूज़ करना है। तो डिफरेंस क्या है, अगर हमारा बेस्ड डेटा होगा तो हम उसमें n लगाएंगे और अगर अनबाइस्ड डेटा होगा तो हम n-1 यूज़ करेंगे। बाकी फॉर्मूला आपका सेम ही है। दिस ऑब्जर्वेशन हैज़ मैथमेटिकल बेसिस बट वी नीड नॉट डिस्क्लोज। तो बोल रहा है कि ऐसा क्यों है, मैथमेटिकल प्रॉपर इसका बेसिस पे इसको बोला गया, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। सो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं n-1, क्योंकि हमने पहला जो था वो क्या पढ़ा था कि जब हम कभी भी सैंपल लेंगे क्या लेंगे, देखिए ये पढ़ा था ना हमने, अनबाइस लेंगे, हमेशा यही होना चाहिए अच्छे एस्टिमेटर में। तो इसलिए हम जो बेस वाला फॉर्मूला बस उन्होंने समझाने के लिए आपको बता दिया यहाँ पे कि ऐसा भी फॉर्मूला होता है बट उसको यूज़ नहीं करना है, आपको यही वाला जो अनबाइस वाला वही वाला यूज़ करना है अच्छे एस्टिमेट के लिए। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। ये एस स्क्वायर का फॉर्मूला है। क्या है, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ जो एस स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा, पहले मैं लिख लेते हैं, हाँ पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए।
फॉर्मूला है हमारा एस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ठीक है, ये एस का फॉर्मूला है। एस क्या हमारा सैम्पल का जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे थे एस उसका है। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या, एक्स हमारे को सारी वैल्यूज़ गिवन है, जो 35 के पहले सीरीज की एक्स वैल्यू दी है। एक्स बार मतलब मीन, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था। एक्स बार क्या करते हैं, सम ऑफ एक्स, एक्स को ऐड कर देते हो डिवाइडेड बाय एन, वही होता है एक्स बार। अब हमारे पास एक्स आ गया और एक्स बार आ गया, तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स बार। तो मैं क्या करूँगी एक्स माइनस एक्स बार, एक्स का वैल्यू गिवन है, एक्स बार हमने सॉल्व किया, तो एक्स में से एक्स बार को माइनस करते चलेंगे और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, तो हमें मिल जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और फिर सम बोला है, तो जो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आएगा उसको हमें क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो आ जाएगा सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एन क्या, एन है 35, तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा 35 माइनस वन यानी 34। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ये देखिए एक्स का डेटा हमारे को गिवन था कि एक कार्टन में कितनी कितनी सिरेंज है, वही एक्स है। तो 101, 105, 97 ये सारी वैल्यूज़ है, तो इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार हमें सॉल्व करना है, तो एक्स माइनस एक्स बार के लिए हमें एक्स बार चाहिए होगा। एक्स बार कितना है, जो कि हमने एक्स का मीन जो कि हमने पॉइंट एस्टिमेट भी सॉल्व किया था, एक्स का मीन कितना आया था, सभी वाली एक्स की वैल्यू को हमने ऐड करके डिवाइड बाय 35 किया, क्योंकि 35 है तो सभी को ऐड करके डिवाइड बाय 35 किया था, तो आया था 102। तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे यूज़ किए, तो 101, 105 सभी को ऐड करोगे, सम ऑफ एक्स जो कि यहाँ भी बताया था 3570, यहाँ फिर से लिखा 3570। तो 3570 को क्या करोगे, वही फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सो 3570 डिवाइडेड बाय एन कितना है 35। सो 3570 को आप 35 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 102, तो 102 आपका आ जाएगा एक्स बार। एक्स बार का तो फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये होता है मीन ऑफ सैम्पल, तो वही आ गया एक्स बार और वो आ गया 102, तो लिख रखा है एक्स बार का वैल्यू 102, हर जगह इन्होंने 102 लिखा। फिर अगले काम में क्या करना है एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स तो ये गिवन है, एक्स का वैल्यू एक्स बार सेम ही, एक ही मीन तो एक ही होगा ना सबका, तो एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे आ गया 102। ठीक है, उसके बाद क्या होगा एक्स माइनस एक्स बार, तो ये एक्स है ये एक्स बार है, इसमें से माइनस करते चले, 101 में से 101 में से 101 में से 102 गया तो -1, 105 में से 102 गया तो 3, 97 में से 102 गया तो -5, इस करके सारी की सारी वैल्यूज आ जाएगी एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो जो एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू आया उसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर, अगले लाइन में वही किया। तो इन सभी का स्क्वायर कैसा आएगा, -1 का स्क्वायर कितना है 1, 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, करके सबका स्क्वायर लगाओगे तो सभी आपको प्लस वैल्यूज मिल जाएगी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस है और जो प्लस का स्क्वायर हो तो वैसे ही प्लस रहेगा। ठीक है, तो सारी प्लस वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्या करना है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि क्यों करना है सम, क्योंकि फॉर्मूला ही कह रहा है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो पहले हमने एक्स देखा, फिर हमने एक्स बार निकाला जो कि 102 था, फिर हमने एक्स माइनस एक्स बार निकाला तो एक्स में से एक्स बार को माइनस कर दिया ना, और फिर हमने एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाला, एक्स माइनस एक्स बार का सभी वैल्यूज़ को हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये सारी वैल्यू आ गई 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। उसके बाद हमने सम लगाया, सम मतलब सभी को ऐड करना है, तो इन सभी वैल्यू को ऐड करना है, तो 1 + 9 + सभी को ऐड करना है, इन सभी की सभी 35 वैल्यू को ऐड करके ये मिलेगा 1228। तो हमारा कितना वैल्यू आया, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू आया, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार को ऐड करके आया, इसका मतलब होता है सम ऐड कर दीजिए। तो एक्स माइनस एक्स बार की सभी वैल्यू को हमने ऐड किया और कितना आया सबको ऐड करके, इसको ऐड करके आया 1228, यहाँ लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो आप खुद भी सॉल्व करके इसको देख सकते हैं, यही मिलेगा आपको 1228 इसका वैल्यू आया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कह रहा था, एस स्क्वायर का फॉर्मूला है कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर यानी 1228 डिवाइडेड बाय एन कितना 35, 35 का ही तो सैंपल लिया ना, ये सारे कितने 35 कार्टन्स लेते हैं, तो 35 माइनस 1, 35 में से आप एक को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो मेरा एस स्क्वायर का फॉर्मूला है 1228/34, तो आपको कुछ नहीं करना, 34 को 128 से डिवाइड करना है और फिर एस स्क्वायर, अगर मैं एस चाहिए तो उसका मैं स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, इसको इससे डिवाइड करना 128 को 30 और उसका स्क्वायर रूट लगाना तो आपको एस आ जाएगा। एस क्या है, हमारे सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस हमें पता लग जाएगा इसी फॉर्मूले से। यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके नहीं बताया, इसको आप खुद से सॉल्व करके एस कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला आपको बता रखा है। ठीक है, तो इससे आप अपना एस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आपको बोला कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शंस, तो आपने उसका स्टैंडर्ड एरर भी देखा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल। इसके बाद आपने इससे पहले देखा पॉइंट एस्टिमेट कैसे किया जाता है सैंपल का। अब एक और चीज़ आपको देखनी है कि पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शंस ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द प्रपोर्शन ऑफ यूनिट्स दैट हैव ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाय, तो जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी जो प्रपोर्शंस ऑफ यूनिट्स है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पी क्या है, जो पॉपुलेशन में हमारे यूनिट्स हमने लिए हैं, पॉपुलेशन में जो हमने यूनिट्स लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉपुलेशन के जो हमारे यूनिट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, पॉपुलेशन की जो यूनिट्स है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इफ़ वी नो द प्रपोर्शन ऑफ यूनिट इन अ सैम्पल हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन हमारा जो सैम्पल है उसमें जो यूनिट्स है उनका भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पॉपुलेशन में जो यूनिट्स है और सैम्पल में जो यूनिट्स है, मतलब सैम्पल में जो यूनिट्स है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन में जो यूनिट्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन में जो यूनिट्स है उनकी कैरेक्टर्स को पी से रिप्रेजेंट किया है, और सैम्पल में जो हमने लिया है, सैम्पल मतलब 5 लोगों का लिया और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हमने पी बार से रिप्रेजेंट किया। वही इसमें लिखा है कि जो सैम्पल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पी बार से रिप्रेजेंट किया। वी कैन यूज दिस पी बार एज एन एस्टिमेटर ऑफ पी। तो हम इस पी बार से पी का एस्टिमेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सैम्पल से तो हम पॉपुलेशन का एस्टिमेट करते हैं। इट कैन बी शोन दैट पी बार हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एज डिस्कस। तो पी बार की वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो हमने पहले देखा। इट इज़ अनबाइस होगा, कंसिस्टेंस होगा, एफिशिएंट होगा और सफिशिएंट होगा। क्योंकि पी बार क्या है, सैम्पल ही तो, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 4 हमने पढ़ा था ना शुरू में। 4 कौन कौन सी थी? अनबाइस होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। अनबाइस में वही बोला था कि सैम्पल और प्रोपोर्शंस का सेम ही हम वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। एफिशिएंट होना चाहिए, तीसरा था कंसिस्टेंट होना चाहिए, चौथा था सफिशिएंट होना चाहिए। तो बोल रहा है कि वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी किसकी, पी बार की, जो कि हमारा सैम्पल है। यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। कंटिन्यू एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर, वही वाला एग्जाम्पल हम फिर से ले रहे हैं जो मेडिकल सप्लाई देती थी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वी शैल ट्राई टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस फ्रॉम द सैम्पल प्रोपोर्शंस। तो हमारा जो सैम्पल प्रोपोर्शन है उससे हम एस्टिमेट करेंगे कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस क्या है। सपोज मैनेजमेंट विशेज टू एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ कार्टन्स दैट विल अराइव डैमेज। मान लीजिए ये जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो जानना चाहती है कि कितनी जो कार्टन्स है वो डैमेज अराइव हुई है, ओविंग टू पुअर हैंडलिंग इन शिपमेंट आफ्टर द कार्टन्स लीव द फैक्ट्री। तो कार्टन्स ने फैक्ट्री गई और फिर शिपमेंट हुई, तो शिपमेंट में पुअर हैंडलिंग हुई जिसकी वजह से कार्टन्स जो है डैमेज वहाँ पहुँची है। वी कैन चेक ए सैम्पल ऑफ 50 कार्टन्स फॉर देयर शिपिंग पॉइंट टू द अराइवल एट देयर। तो शिपिंग पॉइंट से अराइवल में हमने 50 ऐसे कार्टन्स ले लिए। तो हमने देखा कि 50 कार्टन जो है, 50 ऐसे हमने सैम्पल ले लिया। मान लीजिए बहुत सारे कार्टन्स हैं, 1 लाख कार्टन है, 2 लाख कार्टन बेचेंगे, तो हम सभी नहीं देख सकते। हमने रैंडमली कोई 50 कार्टन ले लिए, रैंडमली सेलेक्ट कर लिए कि कोई भी आपने रैंडम 50 कार्टन ले लिया। अब उस 50 कार्टन में आपने देखा, 50 को तो आप गिन सकते हो क्योंकि 1 लाख या 2 लाख 5 लाख उनको नहीं काउंट कर सकते, पर 50 को आप देख सकते हो कि कितने डैमेज हुए। तो आपने क्या किया कि आपने जो भी मैन्युफैक्चर जो बॉक्सेस थे, आपके बॉक्सेस का शिपमेंट हो चुका है, ठीक है। तो शिपमेंट के बाद आपके जो कार्टन्स थे और शिपमेंट के बाद डैमेज हुआ होगा पुअर हैंडलिंग की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, तो डैमेज हुआ। तो आप डैमेज जानना चाहते हैं कि कितना हुआ, क्या अभी कितना डैमेज हुआ। तो जो भी हमारे कार्टन्स थे वो हमारे पहुंच गए कहाँ पे, मान लीजिए 1 लाख कार्टन है, वो शिपमेंट के बाद डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अब आप जानना चाह रहे हैं कि कितने जो है पुअर हैंडलिंग की वजह से कितने कार्टन्स ख़राब हुए। तो आप 1 लाख या 2 लाख सभी के सभी तो नहीं देख सकते कि करके, वो बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल और टाइम कंज्यूमिंग, मनी वेस्ट, इस टाइप का काम हो जाएगा। तो बेटर क्या करोगे आप कि आप कुछ सैम्पल ले लोगे। जो भी यहाँ पहुँचे ना 1 लाख, उसमें से आपने रैंडमली कोई 50 कार्टन सेलेक्ट कर लिए। कितने? 50। तो आपने कितने का सैंपल ले लिया? 50 का ले लिया, ठीक है। इस 50 में से आपने देखा 50 के 50 डिब्बों को आपने चेक किया और आपने देखा कि इसमें से कितने 50 कार्टन्स एंड देन द रिकॉर्ड द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डैमेज। तो आपने फिर चेक किया इन 50 कार्टन में कि कितने ऐसे जिसमें डैमेज हुआ या नहीं हुआ है। इन दिस केस वी फाइंड दैट 4 कार्टन्स आर डैमेज। तो आपने चेक किया 50 के 50 कार्टन का जो कि आपका सैंपल है, उसमें से आपने देखा कि ये आपका सैंपल है 50 का, इसमें से आपने देखा कि 4 कार्टन ऐसे जो कि डैमेज हुए। बाकी की 46 तो ठीक है, लेकिन 4 डैमेज हो। हम तो ये जानना चाहते हैं ना, जो ठीक है उसके लिए तो हमें नहीं कुछ मतलब है, हम डैमेज जानना चाहते हैं कि कितने डैमेज हो गए हैं कार्टन्स। तो हमने देखा कि 4 डैमेज हो गए। तो अगर हम इसको प्रपोर्शन निकालना चाहें तो टोटल थे कितने 50 और उसमें से 4 डैमेज हो गए। तो आप 4 को 50 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 0.08। ये क्या आ गया, हमारे सैंपल का प्रपोर्शन आ गया, देखिए 0.08। तो 4 डैमेज हुए तो प्रपोर्शन ऑफ डैमेज कार्टन इन द सैंपल। तो जो डैमेज कार्टन है उस सैंपल में उसका कितना प्रपोर्शन है, 4 डैमेज हुए कितने में से, 50 में से। तो 4 को 50 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.08। तो ये आ जाएगा प्रपोर्शन ऑफ डैमेज कार्टन इन द सैंपल। क्या प्रपोर्शन है डैमेज कार्टन का सैंपल में, जो हमने 50 का सैंपल लिया है। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, ये पी बार है, क्योंकि हमने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज होगी और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और सैंपल की, उसको हम पी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे को पी बार का वैल्यू मिल चुका है, कितना है 0.08। मतलब इतने प्रपोर्शन में जो है कार्टन्स डैमेज हुए। बिकॉज द सैम्पल प्रोपोर्शन इज ए कन्वीनियंट एस्टिमेटर। तो हम करते क्या, हम पूरे पॉपुलेशन को 1 लाख जो हमारी पॉपुलेशन थी 1 लाख कार्टन, सबको तो नहीं चेक कर सकते। हमने सिर्फ अपना पॉपुलेशन सैंपल का प्रोपोर्शन निकाला जो कि 0.08 आया, जिसको हमने पी बार से रिप्रेजेंट किया। तो वही हमारा एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जिसको हमने पी से एस्टिमेट किया। तो उसके बाद बोला है वी कैन एस्टिमेट दैट प्रोपोर्शन ऑफ डैमेज कार्टन इन पॉपुलेशन विल ऑल्सो भी। तो इसीलिए पी बार यानी सैंपल का वैल्यू 0.08 आया, तो हम ये मान लेंगे कि जो पॉपुलेशन है, मतलब 1 लाख कार्टन, उन सभी 1 लाख कार्टन में जो डैमेज होगा वो 0.08 होगा।
क्योंकि 1 लाख काउंट करना तो इम्पॉसिबल टास्क है। तो क्योंकि हमने 50 का सैंपल लिया, उसमें जो है 0.08 का प्रपोर्शन आया इतना डैमेज हुआ, तो हम मान लेंगे कि जो हमारा सैंपल है, सॉरी पॉपुलेशन है, उसमें भी 0.08 का डैमेज होगा, वही लिखा है। वी कैन एस्टिमेट, तो उसने एस्टिमेट किया कि जो प्रपोर्शन ऑफ डैमेज कार्टन है पॉपुलेशन, वो भी 0.08 होगा। पुटिंग ऑल द डेफिनेशन असाइड, द रीजन वी स्टडी एस्टिमेट इज दैट वी कैन लर्न अबाउट पॉपुलेशन बाय सैम्पलिंग। तो सभी डेफिनेशन को आप साइड रख दीजिए। इसका मेन रीज़न यही है कि जो पॉपुलेशन है उसके बारे में हम जान सकते हैं सैम्पलिंग से, विदाउट काउंटिंग एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन के। जैसे मान लीजिए 1 लाख कार्टन भेजे गए, सबको काउंट किए बिना, सबको देखे बिना आप पॉपुलेशन से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। ऑफकोर्स देर इज नो फ्री लंच इधर हेयर, एंड व्हेन यू गिव अप काउंटिंग एवरीथिंग वी लॉस सम एक्यूरेसी, बट वी वुड लाइक टू नो द एक्यूरेसी दैट इज अचीव व्हेन वी सैम्पल। तो हम सैम्पल के साथ ही एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं, जान सकते हैं। स्टैटिस्टिशियंस कैन टेल हाउ द स्टैंडर्ड एरर बिहेव व्हेन यू इंक्रीज और डिक्रीज द सैम्पल साइज। तो जब सैम्पल साइज बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो उससे स्टैंडर्ड एरर कितना चेंज होता है वो भी स्टैटिक्स बताते हैं। एंड मार्केट रिसर्च कैन टेल यू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टेकिंग मोर। तो जो स्टैटिक्स है वो बताएंगे कितना सैम्पल साइज बढ़ाने घटाने से आपका एरर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना एरर आपका होगा। और जो मार्केट रिसर्च है वो बताते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी, ज़्यादा सैंपल लोगे कम सैंपल लोगे तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो आपको मार्केट रिसर्च बताते हैं। बट इट इज़ यू हु मस्ट यूज़ योर जजमेंट टू कंबाइन। तो आपको क्या करना है, दोनों चीज़ देखनी है कि कॉस्ट भी रहे और जो स्टैंडर्ड एरर भी कम से कम आए, और फिर आपको मैनेजरल डिसीजन लेना है कि कितने सैंपल लेने चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, इस सब से आपको डिसाइड करके फिर आपको पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ आपको पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 46 मिनट का वीडियो हो चुका है। पार्ट 2 में हम इंटरवल एस्टिमेट यहाँ से देखेंगे, क्योंकि अगर मैं यहीं स्टार्ट करूँगी तो आपका ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पार्ट 1 में हमने पॉइंट एस्टिमेट उसका सारा डिटेल देख लिया है, और ये 22 अनबाइस के फॉर्मूले भी देखे। 22 का बस एक आपको फॉर्मूला बता रखा है, ऐसा करके n होता है और अनबाइस में n-1 होता है। और हमने यहाँ पढ़ा था ना कि हमेशा हमें अनबाइस ही यूज़ करना है। जो 4 कैरेक्टर्स उसका पहला यही है कि अनबाइस होना चाहिए। अनबाइस मतलब पॉपुलेशन को सैंपल को बराबर मान के चलना है, जो सैंपल का वैल्यू होगा सैंपल का स्टैटिक्स का यानी मीन मीडियन, वही आपको पॉपुलेशन का मान के चलना है। तो ये 22 के लिए n होता है, अनबाइस के लिए n-1 होता है, और हमेशा अनबाइस यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे हमेशा हमें n-1 वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। चलो ये वाला पार्ट हुआ। पार्ट 2 में मैं आपको इंटरवल एस्टिमेट वाला न्यूमेरिकल बताऊंगी। इंटरवल एस्टिमेट इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इस वाले को आप खुद से एक बार रफ शीट में सॉल्व करके देखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।